हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश नरोडिया और हमारी क्लासेस का नाम है नरोडिया स्टडी सर्कल। ये हमारे मूल कंसेप्ट की थर्ड वीडियो है। ओके, यहाँ पे हम मोल्स के ऊपर कैलकुलेशन करने वाले हैं, सिंपल, बेसिक और कुछ एडवांस लेवल पे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन में आपके सामने मोल के फॉर्मूले दिए हैं और इन मोल को फॉर्मूले डिफरेंट टर्म में दिया। देखिए, हम मोल्स को मास के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में या नंबर ऑफ वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो तीन टर्म में हमें मोल्स को मेजर किया जा सकता है। तो पहला है मास टर्म, इन टर्म्स ऑफ मास टर्म। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। तीसरा, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम टर्म में हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंबल की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के दिया है तो n अपॉन Na हो गया दूसरा नंबर। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा नीचे की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है और ये हमें ऑलवेज पता होती है। हमें किसी भी सब्सटेंस का या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता रहेगा। दोस्त नंबर फिक्स होता है और 22.4 लीटर ये भी फिक्स होता है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, ये हमें पता रहता है, ये फिक्स होता है। अब क्वेश्चन में मोल दिया रहेगा मास के टर्म में, या फिर मोल दिया रहेगा पार्टिकल के टर्म में, या मोल दिया रहेगा वॉल्यूम के टर्म। ये तीन कंडीशन बन गई। ठीक, और नेक्स्ट, अगर मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेंगे, मास दिया रहेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछ लेंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो मास पूछ लेंगे। इन डिफरेंट पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं इस बारे में। अब हम n को नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, W या M को हम बोलते हैं गिवन मास, MM को हम बोलते हैं मोलार मास और MW को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, Na होता है एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और यहां पे आपको एक कन्वर्जन याद रखना है, जब समय आएगा तब उसे हम यूज करेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। अब इस फॉर्मूले की बेसिस पे हम तीन बेसिक कंडीशन बनाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। अब यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूले का टी मैप दिया हुआ है। ठीक है, इसे समझते हैं पहले। अगर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है मोल का, है ना, यहां मास लिखा हो, जैसे यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां वॉल्यूम, यहां मास। क्वेश्चन में मुझे मोल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मोल फाइंड आउट करना है। तो मैं मास को गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में मास फाइंड आउट करना है तो मैं नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये एक तरीका। दूसरा, अगर क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैं क्या करूंगा? मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएंगे। और अगर मुझे मोल निकालना है तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे इन वॉल्यूम टर्म में अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो मैं मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे तो मोल निकालना है तो हम वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। अब इसे अप्लाई करते हैं ना, बहुत सिंपल है। देखिए यहां पे, अब कंडीशन 1, पहले हम सिंपल ब्रेक करके पढ़ेंगे। मोल को मास के टर्म में पढ़ेंगे, फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में पढ़ेंगे, फिर हम वॉल्यूम के टर्म में पढ़ेंगे ना। बेसिक समझते हैं। पहला है, अगर मुझे क्वेश्चन में मोल और मास के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, मास के टर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है, गिवन है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम के टर्म है,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास अगर मॉलिक्यूल के टर्म में, ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, फाइंड द वेट मतलब मास दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में। इंफॉर्मेशन पहले मैं एक बार फिर से एक कंप्लीट फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास, है ना, इन ग्राम, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। अब क्वेश्चन में देखना है इस फॉर्मूले के लिए अप्लाई करने के लिए, क्वेश्चन में मास के बारे में इंफॉर्मेशन है और मोल पूछा हुआ है और कंपाउंड दिया हुआ है और फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो यहां से मैं उसका मोलार मास मुझे पता होता है, उन्होंने मोल दिया हुआ है, मास मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। अब यहाँ पे हमारे पास यूरिया है NH2CO NH2, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे NH2 ट्वाइस और CO। अब इसका मॉलिक्यूलर मास आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 × 14, ये नाइट्रोजन का हो गया, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 कार्बन 12 और 1 ऑक्सीजन हो गया आपका 16। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 16 ग्राम पर मोल। अब से ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब मोल मुझे दिया हुआ है 2 मोल, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे पता होता है, ये निकाल लूंगी 16, तो मास कितना हो गया आपका 120 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम पर मोल और ये यूनिट मोल हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल मोल कट जाएगा, आंसर आएगा आपका ग्राम। तो 2 मोल के लिए यूरिया का मास कितना होगा 120 ग्राम, क्लियर है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फाइंड द मोल्स ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप इसे एक कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड का नाम दिया या फॉर्मूला दिया, तो हमें मास पता होता है कौन सा वाला, मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास, ठीक है। ये निकाल लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और ये हो गया 3 इंटू आपका 16, 40 + 12 ये आ गया आपका, तो ये 48, ये आपका 40 + 0, तो ये आपका हो गया 100 ग्राम, ठीक है। इसके बाद से आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास ध्यान में रहने को ना, ग्राम पर मोल। वापिस से क्वेश्चन में मोल दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा, पहली कंडीशन वाला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ होता है, मोलार मास हमेशा पता होता है, मोल निकालना है, तो यहाँ पे 50 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, यह आ गया आपका 1/2, दैट इज 0.5 मोल, ठीक है। तो हमने पहले सिर्फ मास टर्म में कैलकुलेट करके देखा सिंपल तरीके से, ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। पहले आप इसे नोट करिए, ओके, ठीक है। अब हम यहां पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल देखेंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं तो हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर मुझे पता होता है, क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने वाला तो मैं नंबर ऑफ एटम्स लिखूंगा, अगर मॉलिक्यूल के टर्म में निकालने वाला तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखूंगा, ठीक है। आयंस के टर्म में निकालने वाला तो मैं नंबर ऑफ आयंस है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, बेसिक वाला। फाइंड द मोल, मोल निकालने वाला, और 6 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, तो n अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 6 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे यहाँ पे पार्टिकल को। एवोगैड्रोस नंबर हम 6.022 नियरली इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 6 मान लेंगे, ओके। ये से कट जाएगा
22 इससे कट जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे क्या बता 10⁻1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, दैट इज 0.1 मोल एटम्स पर मोल। ठीक है, एटम्स एटम कट गए, आंसर आपका आ गया 0.1 मोल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे मैं इसे नंबर ऑफ एटम लिख रहा हूं क्योंकि उसने एटम्स के टर्म में पूछा, एंड नंबर ऑफ एटम्स। अरे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट करने बोला, नंबर ऑफ एटम्स भी। ठीक है, देखते हैं। इफ 2 moles of H2SO4, 2 moles of H2SO4, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें? हमें नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया है और मोल पूछा है, तो फॉर्मूला ये हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। पहले मॉलिक्यूल के टर्म में पूछा तो मॉलिक्यूल के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे मोल दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालना है, और यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मैं इसे 6 मान लूंगा कैलकुलेशन इसके लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए हमारे पास, 6 इंटू 2 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट अब वो क्या पूछ रहा है कि मुझे नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल दी, नंबर ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल कौन सा है, H2SO4। इस एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए 7। तो एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो 12 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। पढ़े थे ना हमने, हाँ इसके पीछे वीडियो में। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, एटोमिसिटी कितनी है 7, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं आपके 12 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे कुछ आपका आंसर आ जाएगा, निकालना आसान है मॉलिक्यूल। अभी इसके बाद और भी ये क्वेश्चन पूछेगा, जब भी ये नंबर ऑफ एटम्स निकालना के लिए पूछे तो आप देखना ये मॉलिक्यूल कंपाउंड के फॉर्म में है या इसमें नंबर ऑफ एटम 1 से ज्यादा है, तब हम ऐसा करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। अब हम थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। थर्ड कंडीशन है, अगर मुझे मोल की इंफॉर्मेशन वॉल्यूम के टर्म में दी है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी। अब इस एसटीपी और एनटीपी को समझ लेते हैं। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार बोलते हैं, मतलब एक ही है। टेम्परेचर 273.15 केल्विन या 273 केल्विन, और वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एनटीपी पे। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड में भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 बार, टेम्परेचर उतना ही रहेगा 273.15 या 273 अप्रोक्सीमेट। हम यहाँ पे 273 लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और वॉल्यूम यहाँ पे भी 22.4 लीटर। और एक होता है एसएटीपी, पर हमें इनके टर्म में ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे ऊपर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। अब देखो वॉल्यूम दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी। उन्होंने मुझे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए पूछा ये, और वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ये कट गया आपका, लीटर पर मोल के लिए रहता है, ठीक है, पर मोल। तो ये हो जाएगा 1, ये 2 टाइम चले जाएंगे तो आपका आंसर आ गया 2 मोल। कितना सिंपल था, है कि नहीं? ऐसे ही करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ O2। अब मुझे 3 मोल्स ऑफ O2 एट एसटीपी, मुझे वॉल्यूम निकालने दिया हुआ और मोल की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला ये वाला कंडीशन 3, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें वॉल्यूम निकालने बोला है, हम इसे वॉल्यूम के टर्म में लिख लेंगे। देखो वही टीम है, वॉल्यूम निकालने बोला है तो नंबर ऑफ मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल कितना है हमारे पास 3, ये हो गया आपका 22.4 लीटर। यहां से आपका आंसर आ जाएगा
67.2 वॉल्यूम लीटर में। चलिए यहाँ पे ये मोल है यूनिट, और यहाँ पे ये हो गया लीटर पर मोल। ये कट गया, आंसर आ गया आपका लीटर में। सिंपल था, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल सिंपल टर्म। मोल दिया हुआ है, मास की इंफॉर्मेशन है, मोल पूछा है, मोल दिया हुआ है, मास पूछो। दूसरा क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है या मोल पूछा है, ये हो गया। तीसरी कंडीशन क्या थी, एक तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है या वॉल्यूम पूछा, या वॉल्यूम दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल पूछा, ये सिंपल था। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या बोलता है आपको कि एक तो मास दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, क्या वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, वॉल्यूम दिया है तो मोल पूछेगा, वॉल्यूम दिया है तो आपके मास पूछ लेगा। तो ये कंडीशन अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो इसे नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन को समझेंगे, किस किस बारे में इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। अब हमारे अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है, एंड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने बोला और मॉलिक्यूल भी निकालने बोला। तो एक तो फॉर्मूला पता चल गया, ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। अभी आपने देखा कि यूरिया का मास कितना था, 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि मास दिया हुआ है। सर एक मिनट, क्वेश्चन में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मास की भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अरे सही है, तो दो तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। एक तो आपको मास दिया हुआ है, मोलार मास मुझे पता होता है, मैं नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, फिर या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले करके देखते हैं दोनों मेथड से। पहला हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मास को यूज करके। तो नंबर ऑफ मोल, मास कितना दिया है मेरे पास 5.6 ग्राम, और मोलार मास होता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ग्राम ग्राम कट गया, ऊपर मोल आएगा, इसकी वैल्यू कुछ तो आएंगी। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 56 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 60। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये जाएगा 4 से, 15 4 60, इसमें भी 4 से डिवाइड होगा 14 सा, तो ये नियरली इक्वल टू आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻1, इसे हम बोलेंगे 0.09, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, ठीक है। एवरेज नंबर हमें पता होता है, तो मोल आ गए हमारे पास 0.09, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और मैं इसे अप्रोक्सीमेट ले लूंगा 6। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास, इसे हम लिख देंगे 9 इंटू 10⁻² इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो ये कैलकुलेशन आपका आ गया 954 और -2 कम हो जाएगा 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। और अगर ये नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोला था तो हम यूरिया के नंबर ऑफ एटम्स गिन लेते, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर सीधा यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ये एवोगैड्रोस नंबर और यहाँ पे मास 5.6, यहाँ पे 60, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते ऐसा। 56 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 60, और यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23। इतनी मेथड अप्लाई करने के बजाय हम ये शॉर्टकट भी कर सकते हैं ना, आगे हम ऐसा करेंगे, ठीक है। यहां से भी आंसर सेम आएगा जो यहां पे आया था, ओके। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ CO2। एक मिनट, इन्होंने बोला नंबर ऑफ एटम्स और दिया है एक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूल है और पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एटम्स। समझ आ रहा है, और मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स, मतलब सेम कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, मास अपॉन मोलार मास, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मगर ये मॉलिक्यूल के, और मैं तो हमें पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा,
फिर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वाला सीन। और ये एवोगैड्रोस नंबर, यही वाला सीन। ठीक है, अब मैं ये सेपरेट नहीं निकालूंगा, पहले मोल निकालू फिर मोल की वैल्यू उसमें पुट करूं आंसर निकालू, नहीं। अब हम यहां से डायरेक्ट करेंगे, ये लेंगे, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मास दिया हुआ मेरे पास 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है यहाँ निकाल लो आप, कार्बन का मास 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 44 ग्राम पर मोल। तो यहां से आपको याद होना चाहिए, तो ये हो गया 44, और नंबर ऑफ पार्टिकल 6 इंटू 10⁻23, वैसे होता है 6.022 होता है। ओके, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, 4 चौक 16, ये 11, और आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4/11 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सर हमें तो नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, तो रुकेंगे हम। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में की एटोमिसिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ एटम, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 3। अब मुझे अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया 4/11 इंटू ये 6 इंटू 10⁻23 इंटू एटोमिसिटी 3। अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो और इसका ये आंसर कुछ तो यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। सिंपल, समझ में आया हमने क्या किए। अभी हमने नंबर ऑफ मोल ना निकालते हुए डायरेक्ट हमने इनका कंपेयर कर लिया, स्टेप बचती है, टाइम बचता है, और टाइम का ही इंपॉर्टेंस होता है हमारे पेपर में। ओके, समझ में आ गया, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहां पे, हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 1 मिलियन रुपीज इन 1 सेकंड। पहले कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, दैट इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1 मिलियन रुपीज इन 1 सेकंड, हम 10 लाख रुपए 1 सेकंड में खर्च कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो हमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, एवोगैड्रोस नंबर जो है ये रुपीस के फॉर्म है, इसे स्पेंड करने के लिए कितने ईयर्स लगेंगे, क्या लगेंगे, ईयर्स। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा पैसे है। अब ये कैलकुलेशन के थोड़ी समझाता हूं मैं आपको। अब यहां देखिए, तो यहां पे हम वही बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 सेकंड डिवाइड बाय 10⁻6। अब यहां पे चीजें से सेकंड में, क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास, मैं 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूं, तो मैंने आपको एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इसको इतने रुपए हमारे पास है, तो उसे खर्च करने के लिए कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे। ये बहुत पैसे बेटा है ना, बहुत ज्यादा, समझते हैं इसे। तो ये तो हो गया सेकंड में से। अब सेकंड को मिनट करना है, तो 60 मिनट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 मिनट के कितना, इतना खर्च हो जाएगा। और 1 घंटे में खर्च करना है, और 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 और का हो गया। और 1 डे में, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, तो ये हो गया 1 दिन का, 1 डे। और मेरे पास टोटल 1 साल में कितने डेज होते हैं, 365, ऐसा। ये हो गया 1 ईयर का, ये हो गया आपका 1 ईयर का, ये कन्वर्जन आ गया। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएंगी 1.9, मैं अप्रोक्सीमेट 1 ले रहा हूं, इंटू 10⁻10, इतने ईयर्स आ जाएंगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। और इसे मैं कन्वर्ट करता हूं
इससे अगर मैं 19.1 लिखता हूं तो ये हो जाता है 10⁹ ईयर्स, और 1 बिलियन होता है 10⁹, ठीक है, या फिर हम इसे 100 करोड़ बोलते हैं, 100 करोड़, ठीक है। यहां हो जाएगा 19.1 बिलियन ईयर। बेटा इतने, अब इसका एक फैक्चुअल चीज सुनते हैं, हमारे यूनिवर्स की एज ही अप्रोक्सीमेट 30.7 बिलियन ईयर है, और ये तो उससे भी ज्यादा है। हाँ, एक इंसान की एज ही कितनी होती है ना, 70, 50, 60, 70, कितना जिएगा कुछ पता ही नहीं, 80 बहुत अच्छा हो गया। तो इस एज में समझ में आ रहा है ना आपको, तो बहुत ज्यादा है खर्च करने का, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि अगर मैं 1 सेकंड में 10 लाख रुपए, 1 मिलियन रुपए खर्च कर सकता हूं, तो एवोगाड्रो नंबर को एज ए रुपी मान के उसे खर्च करने के लिए कितने साल लगेंगे? 19.1 बिलियन ईयर लगेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो गया इस फॉर्म में, ये होता है सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, इसे भी इंपॉर्टेंट है ना। 6 ग्राम एटम, जब भी क्वेश्चन में आपको ग्राम एटम्स ऐसा लिख के दिया रहेगा तो आप इसे मोल मानो। क्या मानोगे इसे आप? मोल मानोगे। तो क्वेश्चन में मुझे ग्राम एटम का मतलब मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 मोल, ठीक है। मोल mol ये यूनिट होता है। तो क्वेश्चन में फाइंड द मास पूछा हुआ है और मोल मुझे दिया हुआ है। अब ये नाइट्रोजन एटम है तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन में मुझे वेट निकालने बोला है उन्होंने, है ना। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू ग्राम एटॉमिक वेट। तो n दिया हुआ है आपका 6 मोल, और एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल, ठीक है। मोल मोल कट जाएगा, ये हो गया इसका यूनिट मोल, इनटू ग्राम पर मोल, आंसर आ गया ग्राम। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो, सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। जब भी क्वेश्चन में 6 ग्राम पर 6 ग्राम एटम्स, x ग्राम एटम दिया है, इसका मतलब वो मोल दिया गया, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब यहां पे है क्वेश्चन को, थोड़ा आपको हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करना चाहिए, है ना। हम जब भी नीट या जेडब्ल्यू या सीटी जैसे एग्जाम देते हैं, हमारे लिए एक ही कंस्ट्रेंट होता है, टाइम की लिमिट होती है। तो हमें हैबिट ये बनानी पड़ती है कि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करके आंसर भी टिक करना है 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट। ये क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर ज्यादा लेंदी है तो हम 2 मिनट भी लगा सकते हैं ना, कम ज्यादा होता है एक क्वेश्चन का टाइम हम दूसरे क्वेश्चन में मैनेज कर सकते हैं, मगर इतना करना पड़ता है और इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। देखिए मेरे पास 5.6 लीटर वॉल्यूम के टर्म में ऑक्सीजन दिया हुआ है एट एसटीपी, कंटेन x नंबर ऑफ एटम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर मुझे एटम दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम और वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 मिनट फॉर्मूला लिखते हैं। n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब क्वेश्चन में देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हुए, ये पूछा गया हुआ है, ये मुझे पता होता है नीचे की चीजें, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मैं इन्हीं को उठा के सॉल्व करूंगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू वॉल्यूम 5.6 अपॉन 22.4, ठीक है। यहां तक के समझ में आ गया? ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स मुझे अगर निकालना है ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 22.4, मैं इसे नियरली 6 मान लूंगा, 6 इंटू 10⁻23 फॉर द कैलकुलेशन। अब आप देखोगे ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 56 1 जा
ये 4 आएगा ना, आप मल्टीप्लाई करो आपका आ जाएगा। तो ये आंसर आता है 2 और ये 3/2 मतलब 1.5 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ये आपका आंसर है सिंपल। देखो हमने तीनों टर्म में लिख लिया, मास दिया था, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया था, मास निकालिए। इस बार आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ये हमारे पैटर्न हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। फ्रॉम 280 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर रिमूव्ड देन फाइंड। अरे सर क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एक काम कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 28 ग्राम पर मोल। यहां पे ये तो पता चल गई। क्वेश्चन में जब भी मास दिया है मतलब हम मोल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम दिया हुआ है तो भी हम मोल निकाल सकते हैं। और दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ दी हुई है। अभी तक के अलग चालू था, मास देते थे मॉलिक्यूल पूछता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए रहते थे मास पूछता था। दोनों दिए हैं, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट दिया हुआ है। इसका मतलब 2 डिफरेंट मोल दिया हुआ है सेम कंपाउंड के। ठीक है, सेम कंपाउंड को 2 डिफरेंट मोल हम निकाल सकते हैं और वही निकालेंगे। अब पूछा क्या हुआ है, अब वो क्या बोलता है, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो 280 ग्राम है, तो उससे कुछ मोल आ जाएगा और उसमें से हम 12 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो फाइंड हाउ मेनी मोल्स आर लेफ्ट ऑन, कितने मोल बचे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू है। ये ग्राम के टर्म में है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में है। ओके, हाउ मेनी ग्राम लेफ्ट और हाउ मेनी वॉल्यूम लेफ्ट ऑन अब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसे करने के पहले हमें दोनों डाटा निकालना पड़ेगा। इस डाटा को मैं 1 बोल देता हूं और इस डाटा को मैं 2, जिसे मुझे निकालना है। ठीक है, दोनों डाटा से हम पहले मोल निकालेंगे, तो इसे मैं N1 बोल देता हूं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, मास की इंफॉर्मेशन है, तो मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना है 280 ग्राम, मोलार मास कितना है 280 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट गया और ये आ गया आपका 10। तो N1 की वैल्यू 10 मोल आ गई। चलो ये समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा यहां पे इस डाटा के हिसाब से N2 इतना रिमूव कर दिया ना इसमें से। देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज ये हो गया आपका 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अपॉन 6 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर। ये कट गया, ये आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोल यहां पे आ गए 2 मोल। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड के थे मगर मास के फॉर्म में और ये मॉलिक्यूल के टर्म में फॉर्म में। हमने दोनों निकाल लिया मोल के टर्म में, क्योंकि हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो चीजें सेम यूनिट में होनी चाहिए तभी सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब वो बोल रहा है पहला पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स लिफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स लिफ्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हायर माइनस लोअर, तो 10 - 2 कितने हो गए, 8 मोल लिफ्ट हो गए। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या बोलता है, हाउ मेनी ग्राम लिफ्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने मोल निकाल लिए, कितना बचा, तो उसके लिए हम मास भी निकाल सकते हैं। तो बचे हुए मोल के लिए हम मास निकालें। तो भैया ये हो गया 8, ये मास निकालना है और ये मुझे पता है 28। तो यहां से आपका मास आ जाएगा 8 इंटू 28 और समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी ग्राम। ठीक है, यहां से ये निकल गया। नेक्स्ट थर्ड ये हो जाएगा आपका कितना वॉल्यूम लिफ्ट हो रहे हैं। तो वॉल्यूम मोल पता है कितना पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। मोल कितने हैं 8, जो बचे उसके लिए निकालना है, इंटू 22.4। तो यहां से आपका लीटर में आ जाएगा कि इतना लीटर में बचा, इतना मास में बचा और इतना मोल में बचा। ठीक है,
एक ही क्वेश्चन में हमने 3 टाइप में सॉल्व किया, कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने एक साथ तीनों ले लिया। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 3.01 into 10⁻23 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of molecules of H2SO4 left are। तो ये सिमिलर पिछले जैसा है, वहां मैंने एक साथ निकाल दिया, लिफ्ट कितने मोल लिफ्ट है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिफ्ट है, कितना वॉल्यूम लिफ्ट है। वैसे पूछता एक जाता है, ये एक रिसर्च क्वेश्चन में से, पर ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अब वो क्या बोलता है, 3.01 into 10⁻20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4। H2SO4 का मास भी दिया हुआ है और मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों दिया हुआ है, तो हमें 2 डिफरेंट मोल निकालना पड़ेगा अलग अलग वैल्यू के लिए। तो पहला N1 लिखते हैं यहां, पहले 3.0 पहले मोल के टर्म में N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हो गया N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 3.01 इंटू 10⁻20 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये 20 कट गया, इससे यहां बचे 3, ये 1 सा ये 2 सा, तो ये आ गया 0.5, 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, -3 मोल। ये जो H2SO4 की वैल्यू आई, ये आई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म, जो हमने मोल के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मोल के फॉर्म में कितना बचा ये पूछा है। दूसरा N, अब वो बोल रहा है कि हमारे पास मास दिया हुआ है, H2SO4 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो होता है 98 ग्राम पर मोल। तो ये है आपका 98 मिलीग्राम, मिली का मतलब 10⁻³ होता है भैया, ये हो गया 98 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, अब इसको कन्वर्ट कर लो, N2 इज इक्वल टू 98 इंटू 10⁻³ अपॉन 98। ठीक है, ये मोल, ये कट गया, आंसर आ गया 1 इंटू 10⁻³। ओके, अब ज्यादा माइनस कर, कितने मोल बचे, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट आर N2 माइनस N1, 1 इंटू 10⁻³ माइनस 0.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो 10⁻³ कॉमन निकाल लिए, एक में से आधा क्या बचा, आधा, तो मोल बचे आधी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ गया करेक्ट बी। सिंपल था, जब भी क्वेश्चन में मास भी दिया हुआ है, मोल भी दिया हुआ है, या मास दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए या वॉल्यूम दिए हुए, तो हमें 2 डिफरेंट मोल दिए हुए हैं सेम कंपाउंड के, तो जो ज्यादा माइनस कम कर देना मोल के टर्म में निकाल के। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 500 मिलीग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रोजन, और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो 500 मिलीग्राम में कितने होंगे। ठीक है, वो ये पूछ रहा है, अपन किसी फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है ना, देखिए, तो पहले तो मुझे कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट का मोलार मास होता है 160, और वाटर का आपको पता है, वाटर का कितना होता है 18। एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, सॉरी, एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल है 5, तो 5 इंटू 18 कितना हो गया 90। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका टोटल मास कितना हो गया 250। ठीक है, चलिए अब अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे है, वो बोल रहा है हमारे पास हमें मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में पूछा है, मतलब कुछ ऐसा यूज करें, मास अपॉन मोलार मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इस टर्म को यूज करेंगे अपन। ठीक है, मास हमारे पास 500 मिलीग्राम, तो 500 इंटू 10⁻³ मोलार मास कितना होता है कॉपर सल्फेट 5H2O का 250 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये आपका हो गया एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अब यहां से ये 2 हो गया, मिली मतलब 10⁻³ होता है। ओके, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, इस एक मॉलिक्यूल 500 मिलीग्राम में कॉपर सल्फेट 5H2O के इतने मॉलिक्यूल आएंगे, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो यहाँ पे ये 2 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके, कॉपर सल्फेट 5H2O के कितने आ गए, 12 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल आ गए। बट क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें इन 500 मिलीग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए कॉपर सल्फेट 5H2O के। उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा 500 मिलीग्राम के लिए कॉपर सल्फेट 5H2O के इतने आ रहे हैं, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने थे, 5 वाटर के मॉलिक्यूल, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 12 इंटू 10⁻20, 60 इंटू 10⁻20 वाटर मॉलिक्यूल। ये इसका आंसर है। ठीक है, आज समझ में, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन था मेरे पास, एक कॉपर सल्फेट 5H2 मॉलिक्यूल है जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है ना, उसके मुझे उस कॉपर सल्फेट 5H2 में एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 500 मिलीग्राम कॉपर सल्फेट 5H2 में कितने वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ है ना। अब तो मुझे करना क्या पड़ेगा, पहले 500 मिलीग्राम के लिए कॉपर सल्फेट 5H2 के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, मैंने वो निकाल लिया। फिर एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर के, एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इतने कॉपर सल्फेट 5H2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गए इतने 60 इंटू 10⁻20 वाटर के मॉलिक्यूल। आया समझ में, ऐसा ये आपका क्वेश्चन था, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। वो क्या बोल रहा है, सोडियम के नंबर ऑफ एटम इक्वल है कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम से। जब ऐसा होगा तो कैल्शियम का मास 4 ग्राम है, तो सोडियम का कितना होगा। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन, बट बात यह है अभी तक के हमने हर डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल के कंपाउंड के लिए सेपरेट मोल का फॉर्मूला लगाते थे, पर इस बार अलग है। तो देखो वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों, मास अपॉन मोलार मास इनटू, अब उसने मास और नंबर ऑफ एटम बोला तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। वो क्या बोलता है, सोडियम के और कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स सेम है। क्या है, सेम है। क्या हो गया ये आपका सेम है। नंबर ऑफ एटम्स ये सेम है। ये तो हर, और Na क्या होता है, हर 1 मोल के लिए कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेम हो गया। अब सर अगर ये सेम हो गया तो सोडियम का मास और मोलार मास डिफरेंट रहेगा, और कैल्शियम का मास और मोलार मास डिफरेंट रहेगा, क्योंकि दिया भी है और उसके लिए मास पूछा भी हुआ है। तो जब भी कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये सेम है, तो हमको उसे दूसरे को कंपेयर करके उन दोनों के फॉर्मूलास को रिलेट करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो, जब उसने बोला कि सोडियम के और कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम सेम है, तो ये क्वांटिटी सेम हो गई, तो ये डिफरेंट होगी, तो इन डिफरेंट, इस टर्म को मैं दोनों के लिए कंपेयर करूंगा कुछ ऐसे, तो मास अपॉन मोलार मास। अब यहां पे एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, एटॉमिक मास सोडियम का
इक्वल टू रिलेट कर रहे हैं ना, बस दोनों इक्वल है तो दिखाएंगे इक्वल इस टर्म से। मास अपॉन मोलार मास ऑफ कैल्शियम। क्या ये समझ में आया? ये जरूरी था। उन्होंने सोडियम और कैल्शियम को मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करने के लिए क्या बोला कि उसका नंबर ऑफ एटम सेम है तो ये क्वांटिटी सेम होगी, तो इससे मैंने इन दोनों को रिलेट कर लिया। ऐसा ही किया जाता है ना। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, सोडियम का मास मुझे निकालना है, उसका एटॉमिक मास होता है आपका 23 और कैल्शियम का मास मुझे दिया हुआ है 4 और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, अब मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो 4/40 इंटू 23 ये हो गया 1/10, तो आ गया 2.3 ग्राम। ये हो गया सोडियम का मास। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब a sample of C2H6 has the same mass, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, as 15 into 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। एक मीथेन दिया हुआ है और एक आपको इथेन दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। अब देखो फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं, हमें मास अपॉन मोलार मास और यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो। अब क्या बोल रहा है, जब C2H6 इथेन का और मीथेन का मास सेम रहेगा तो अगर CH4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं तो C2H6 के कितने रहेंगे। फिर से मुझे ऐसा बनाना है। अब यहां पे क्या था, एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल के लिए हर किसी के लिए कांस्टेंट रहता है 6.0222 इंटू 10⁻23, तो ये पूरा सेम आ गया। बट यहां पे क्या होता है, हर मॉलिक्यूल का सब्सटेंस का मोलार मास मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंट होता है ना, तो ये सेम है और ये तो कांस्टेंट होता है, तो इन दोनों को हटा के इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन बनाएं तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। जो सेम है उसको हटा दिया, जो कांस्टेंट था उसको हटा दिया, और जिसे फाइंड आउट करना है और जो दिया हुआ जिसके टर्म में उसे हमने रिलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन CH4 इज इक्वल टू इनवर्स है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6। अब मास निकाल लेते। CH4 कितना होता है, 12 + 4 16, और C2H6 कितना होता है 2 × 12 प्लस 6 × 1, तो ये हो गया 24 + 6 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, लिख देते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके निकालना है, C2H6 के। C2H6 के CH4 के दिए हुए कितने 15 × 10⁻21 इंटू ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 30। अब ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 15 × 1 ये 2 और ये हो गया 8, यहीं पे दिख गया 8 × 10⁻21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसके, इथेन के। आया समझ में? हमने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाया, फिर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मीडियम किए और कुछ बेहतर क्वेश्चन सॉल्व किए, और इससे हमने नंबर ऑफ मोल्स की और मोल को कैलकुलेट करने के लिए मास टर्म, वॉल्यूम टर्म और नंबर ऑफ पार्टिकल टर्म इनमें सॉल्व किए और अलग अलग न्यूमेरिकल देखे बेहतर वाले। ठीक है ना। और यहां पे इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाद में टाइम लिमिट के बारे में सोचना। ठीक है, नोट करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो यहां पे स्लाइड खत्म हो गई। आई होप आपको ये पार्ट 3 वीडियो है ना मोल कंसेप्ट की पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए मेरे साथ।